वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की इस क्लास में हम लोग मई मंथ के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में कराने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू प्लस आपको पूरा जो टॉपिक है या पूरा जो कंटेंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी ये करंट अफेयर्स आप यहाँ पे लोगे, आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम लगाओगे, ठीक है, ये जितना भी आप पढ़ोगे मेरे साथ, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाला पूरा आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी का चाहे सिविल सर्विसेज दो, चाहे आप सीएपीएफ का एग्जाम दो, चाहे आप ईपीएफओ का दो, या फिर आप जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनका एग्जाम दो, है ना, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इन सब का एग्जाम दोगे तब भी आपको ये सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो जिसमें करंट अफेयर्स एक वन ऑफ द पार्ट रहते हैं, उन सभी एग्जाम में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सभी लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि अच्छे से इसको पढ़ के जाना। और साथ ही साथ ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके कभी भी आपको पीडीएफ चाहिए या आपको हमारे नोट्स चाहिए या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, सभी का कोर्स हमारे पास पूरा अवेलेबल है बाय द बेस्ट टीम, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार करवाया गया है। तो सभी से आप लोगों को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। बाकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपके काम की हैं। बढ़िया, आगे फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल 143 पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आजकल ये आर्टिकल 143 जो अनुच्छेद 143 है बहुत न्यूज में चल रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि आर्टिकल 143 है क्या चीज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 143 के तहत हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक पर एडवाइस ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी या फिर वो चाहते हैं कि इस पे सलाह चाहिए वो ले सकते हैं। इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है या फिर सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में जानी जाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकता है, या फिर अगर प्रेसिडेंट को जो यहाँ पर सलाह दी गई है प्रेसिडेंट को उसी सलाह के हिसाब से काम करना होगा, क्या प्रेसिडेंट उस सलाह पर बाध्यकारी होगा? ये बात समझनी, यही क्वेश्चन है। तो देखो भाई, आप इसमें रीड कर सकते हो जो सामने आपके लिखा हुआ है, उसी में आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ है। जो मैंने समझाया है ना अभी, उसी के हिसाब से आप इसका आंसर लगा लो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यह विवेकाधीन है, सर्वोच्च न्यायालय राय देने से इनकार कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट एक बार इनकार भी कर सकता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि केंद्र और राज्य का मामला है केवल तभी प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर उनको जहां लगता है कि भाई ये वाली चीज पर उनको जानकारी चाहिए, वो किसी भी समस्या के ऊपर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें केवल एकल न्यायाधीश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। हमारे राष्ट्रपति पे कुछ बाध्यकारी ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारी अभी जो राष्ट्रपति है यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है आर्टिकल 143 जो है संविधान का, उस पे जो है ये बात कही है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स होते हैं वो, मतलब इस तरीके से राष्ट्रपति जो है, मतलब इसी के तहत उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है इसके ऊपर, कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं उनके ऊपर जब भी कोई बिल आता है, जैसे मान लो स्टेट ने कुछ पास किया, और स्टेट ने पास करने के बाद जो बिल होता है वो गवर्नर को दिया, राज्यपाल को दिया, तो यहाँ पर कोई समय सीमा क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के ऊपर कि वो इसी समय सीमा में काम कर सकते हैं, या फिर उनकी मर्जी है वो कभी भी दे दे और कुछ भी कर दे? ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए या नहीं? तो इसके ऊपर उनको ना जानकारी मांगी, इसलिए टॉपिक न्यूज में आ गया था। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज राष्ट्र जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है ना, उनके ऊपर काफी इल्जाम लग रहे हैं कि वो बिल्कुल भी समय सीमा के अनुसार काम नहीं करते और बहुत ज्यादा समस्याएं लेकर के आते हैं। तो इनके ऊपर काफी इल्जाम लगे थे, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक न्यूज में आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसी में ही एक आता है न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच। यहाँ पर जब हमारी जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करती है, मैं यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं बोलूंगी, जुडिशरी यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर के जो है, जो भी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उनके कामों में देखती है। ठीक है ना?
तो अभी ये 143 इसलिए न्यूज में चल रहा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो आप। आर्टिकल 143 के तहत ये चीज बोली गई है, तो आर्टिकल 143 इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों को दिमाग में रखना है आर्टिकल 143 किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा एक और आर्टिकल न्यूज में चल रहा है, वो है आर्टिकल 21। आप सभी लोग जानते होंगे आर्टिकल 21 के बारे में, क्या है ये, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट में काउंट किया जाता है ना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या हमारा जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ या फ्रीडम या इक्वालिटी। तो इसमें से अगर आपने पढ़े हैं, ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो इसमें से बी वाला, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 में आता है, जबकि बाकी नहीं आते। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया है। अब ये इसमें शामिल नहीं है, फंडामेंटल राइट में ही शामिल नहीं है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 में आता है, और इक्वालिटी जो है आर्टिकल नंबर 14 में आता है। तो उस हिसाब से आपके ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आपको याद करने होंगे। अभी ये वाला आर्टिकल न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ये बात कही है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है उसी के तहत सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ मिलनी चाहिए, राइट फॉर एक्सेसिबल फुटपाथ, सेफ एंड एक्सेसिबल फुटपाथ सभी के पास होनी चाहिए, उसका अधिकार इसमें शामिल होता है। कि हर एक को जो फुटपाथ पे चलने का होना चाहिए ना अधिकार, वो सबके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अभी ये नया राइट जुड़ा है, ठीक है, सेफ एंड एक्सेसिबल फुटपाथ। फुटपाथ के ऊपर मतलब सुना बहुत कम होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये बड़ा ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कर दूं कि ये वाला राइट जो है हमारे पास आ गया। पेडिस्ट्रियंस जो होते हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, उनके लिए ये चीज होनी चाहिए अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 अपने आप पे इतना बड़ा आर्टिकल है ना, अनुच्छेद 21 में सबसे ज्यादा आज तक चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो वो वाला ये चीजें इसके लिए पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा रूल है, बहुत होना चाहिए इसके ऊपर, एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। और फुटपाथ को एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दे, प्रॉपरली फुटपाथ होनी चाहिए, उस पर लाइंस डली होनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, जितने भी आप शहरों की प्लानिंग करते हो उसमें ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को इसका राइट मिल सके। तो क्लियर हुआ सभी लोगों को, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये देख लो, राइट टू अनऑब्स्ट्रक्टेड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सारी स्टेट और सारी जो सरकारें हैं वो इसको अपने अपने जगह पे लागू करें, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद। उसके बाद हमारा अभी स्पाइंग के ऊपर बहुत न्यूज में चल रहा है, जिसे हम कहते हैं जासूसी। अच्छा, आप लोगों को मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये सवाल क्यों किया है, क्योंकि ये टॉपिक कितना ज्यादा अपने आप में न्यूज में छा रखा था, राइट। ये वाला टॉपिक अपने आप में ही न्यूज में कितना ज्यादा था, आपको पिक्चर दिखा देती हूँ मैं। एक यूट्यूबर है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ज्योति मल्होत्रा। इनके ऊपर पाकिस्तान के साथ मिले होने के, जासूसी करने के पूरी तरीके से इल्जामात लगाए गए हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति पर ऐसे इल्जामात लगते हैं तो वो कौन से एक्ट के तहत होता है, किसी दुश्मन देश के साथ मिल गए तो कौन से एक्ट के तहत होता है। ये तो टेररिज्म पे होता है, यूएपीए लिखा है ना जो, ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, वो इससे जुड़ा हुआ होता है, जिसने कभी भी इस तरीके की चीजें की होती है, आपके देश की इंफॉर्मेशन किसी और को अगर लीक की हुई है तो उसके लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ये दूसरा एक्ट है, तो ये वाला चीज है। तो अभी न्यूज में चल रहा है, हरियाणा के एक यूट्यूबर है ज्योति रानी या ज्योति मल्होत्रा, उनको ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए आरोप लगाए गए हैं, तो उसके लिए ये पूरा एक्ट न्यूज में आ गया था, इसलिए मैंने इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बताया। आप देख सकते हो 1923 का एक्ट है, ब्रिटिश सरकार के टाइम पे पास हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी बहुत से हमारे लोग जो है वो छाप रहे थे, इसीलिए ये चीज न्यूज में आ गई, ठीक है। तो मतलब तब ये हुआ था, उसके बाद ये वाला एक्ट जो है काफी बार चेंजेस इस एक्ट में लेके आए गए, और फाइनली अब इस एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ठीक है, उसमें भी ये चीज दी गई है। तो ये छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट था, आपको याद करना है। ठीक है भाई,
समझ में आए यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए अगला आता है पॉक्सो के ऊपर। पॉक्सो आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जितने भी बच्चे हैं यौन अपराधों से उनकी रक्षा करने के लिए पूरा एक आर्टिकल जो है वो न्यूज में रहा है। तो अभी ये सवाल ये आता है कि ये जो पूरा मतलब ये है जो पॉक्सो, ये है मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी आप इसको रीड करोगे तो इसमें क्या बताया गया है, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में के लिए जो मुकदमे होते हैं उसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान बनाने की स्थापना ये है। 2012 में आया था, आप पढ़ सकते हो ये सारी चीजें। तो अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जितने भी पॉक्सो कोर्ट बता रहे हैं ना कि एक विशेष न्यायालय होने चाहिए, कोर्ट्स अलग से स्पेशल होने चाहिए, तो उसी के ऊपर हमारी कोर्ट ने बोला है कि भाई इसके ऊपर आप जो है एक मतलब इनकी समय पर सुनवाई होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करके उसको अच्छे से लागू करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो पॉक्सो कोर्ट जो है कि अलग से एक निर्दिष्ट अदालत होती है, निर्दिष्ट का मतलब हो गया कि स्पेशल अदालत होती है, स्पेशल कोर्ट रहता है। और इस कोर्ट के अंदर जो है पॉक्सो के तहत यहाँ पर चिल्ड्रन को, जिसके साथ भी यहाँ पर गलत हुआ है, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम है ये। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी मुहिम है, और ये होना ही चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है उसको ऐसा मिलना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ है, किसी बच्चे के साथ अगर गलत हुआ है, तो उसको इंतजार और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। राइट? तो पॉक्सो कोर्ट इस तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से कुछ केसेस भी हैं, हमने इसका डेटा आपके साथ यहाँ पे बताया है। ये वाला डेटा है। डेटा खैर इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। ठीक है ना, माइनर जो बच्चे होते हैं उनके लिए। क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा केसेस है जो पेंडिंग पड़े हैं, सबसे ज्यादा केसेस यूपी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके की चीजों को बनाएं और जल्द से जल्दी उनका निपटारा करने की कोशिश में लगे। तो पॉक्सो कोर्ट याद रहेगा आपको, ये वाला आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी याद करना है आपको, ताकि जल्द से जल्द एक एक महीने के अंदर अंदर ये चीजें हो जानी चाहिए। और बच्चों को होता है ना कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को हैंडल करना थोड़ा अलग तरीके से रहता है, तो बच्चों को हैंडल भी अलग तरीके से रखना चाहिए। और इसमें मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो सिर्फ उन्हीं का ही सुना जाए, बट जो मेल है, ट्रांसजेंडर है, उनके साथ भी ये चीजें देखनी चाहिए। ठीक है ना? बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा कहा जाता है, ये डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देश की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कैबिनेट, ये जो कैबिनेट है वो डिसीजन लेती है सारे। ठीक है? तो ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ना, ये डब्ल्यूएचओ, जो कि आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका नाम आप जानते हो, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं, उसमें अभी 2025 में यहाँ पर पैंडेमिक के ऊपर एक संधि की गई है। तो वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार की गई है? वो अनुच्छेद 19। ये डब्ल्यूएचओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की द्वारा बात नहीं हो रही है। ठीक है? अभी हुआ ये है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूएच जो है ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सेशन एड्रेस किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑनलाइन किया है, गए नहीं है वहां पर। तो हमारे लिए न्यूज में आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, हमें लगेगा कुछ अलग से, कुछ अलग चीज है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1948 में ही बन गई थी। हर बार इसको जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक कराई जाती है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलके काम करती है। उनका बजट डिसाइड करना, उनको मंजूरी देना, उनकी सारी चीजों को देखना, नेतृत्व करना, हर चीज में उनका यही डिसाइड करा जाता है। बजट वगैरह, प्रोग्राम्स निकालना, ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स लेके आना, 1948 में ये बना था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है? अगला सवाल आता है हमारा एलिफेंट्स के ऊपर। आपको पता है ना कि एलिफेंट्स कितने ज्यादा अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो थोड़ा उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है। ये जो एलिफेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है एलिफेंट्स के लिए? ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन और एलिफेंट आपस में उनका टकराव हो रहा है, जिसके कारण उनका क्या होता जा रहा है? आवास का नुकसान होता जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन प्रमुख संरक्षण चुनौती की पूछ रहा है ना, तो प्रमुख क्या है? बी ऑप्शन। अभी हुआ भी ये है कि कर्नाटका जो है ना, उनको बोला गया कि आप आंध्र प्रदेश को कुमकी एलिफेंट जो वहां पे मिलते हैं वो हैंड ओवर करो। ठीक है? क्योंकि दोनों स्टेट्स की बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है। कुमकी एलिफेंट्स कौन से होते हैं? ये एशियन एलिफेंट्स होते हैं। करीब 26,000 से 29,000 इनकी जनसंख्या है। आईयूसीएन ने इनको एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय बोल दिया है। ठीक है? और ये बस छोटा सा फैक्ट याद कर रखना था ना कि भाई जो नर एशियाई हाथी होते हैं उनके पास दांत होते हैं। ठीक है? इस तरीके से रहते हैं कुमकीज, इस तरीके के एलिफेंट्स होते हैं।
जो 7 से 8 सालों तक इनको पूरा तैयार किया जाता है एलिफेंट कैंप पे, फिर इनको रखा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर कुमकी एलिफेंट्स का एक नजारा, एक पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बस ये छोटा सा फैक्ट था इसके बारे में। ये एलिफेंट्स की एक कैटेगरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कुमकी बेसिकली एक वर्ड होता है, जो जो बिल्कुल ट्रेन्ड एलिफेंट्स होते हैं ना, उनके लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स के बचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, रेस्क्यू वगैरह करने के लिए भी काफी ज्यादा किया जाता है इस्तेमाल। तो ये बस छोटा सा उसी के ऊपर टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है नक्सलिज्म के ऊपर। मैंने क्वेश्चन दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि अभी हमारे नक्सलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का सीआरपीएफ के जवानों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया है। तो सीआरपीएफ ने ये पूरा नक्सलिज्म के ऊपर किया। तो अगर मैंने क्वेश्चन पे कुछ इसी प्रकार से पूछा है कि नक्सलिज्म का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको क्या लगता है कि नक्सलिज्म सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों? मुझे ऐसा लगता है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जितने भी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा नक्सलवादी चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भरपूर है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जिस इलाके में होंगी, विकास की कमी जहां पर होगी, वहीं पर ही ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि इस प्रकार की चीजें तभी आपको देखने को मिलेंगी जब रोजगार की कमी होती है। तो रोजगार की कमी के कारण जो है ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारी सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया है, ताकि नक्सलवादी एरिया पे टारगेट करके नक्सल फ्री इंडिया किया जा सके। सीआरपीएफ और स्टेट की पुलिस ने मिलकर के किया है 21 दिन के लिए। एंटी नक्सल कैंपेन इसको बोला गया है, जो कि करेगुट्टू हुल्लू हिल्स पे किया गया, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे किया गया, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नक्सलवादी जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके का आप देख सकते हो। फिर ऐसे ही एक और ऑपरेशन किया गया इंडियन आर्मी द्वारा, तीस्ता प्रहार करके ऑपरेशन है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से है इंडियन आर्मी का तीस्ता प्रहार की एक्सरसाइज, आर्मी द्वारा की गई। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है इसका नदी के इलाकों में संयुक्त अभ्यास करके क्षमताओं को मान्य करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा, हमारी जो नदी के आसपास के इलाके हैं, रिवर बेस्ड टेरेन जिसे हम कहते हैं, नदी आधारित इलाकों पर जो हमारी आर्मी है वो अपने आप को किस प्रकार से समझाएगी, अपने आप को किस प्रकार से टैकल करेगी, उसके ऊपर किया गया। और ये ज्यादातर अभी कहाँ किया गया? वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके चिकन नेक्स बोला जाता है। क्योंकि ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हमारे मेन लैंड जो इंडिया है, जो हमारा मेन लैंड इंडिया है, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। बहुत छोटी सी पतली सी लाइन है, लेकिन वेस्ट बंगाल में काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली जगह। ठीक है ना। तो ये वाला आपको याद रखना है पूरा। जितना भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ, मैं बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर करा रही हूँ आपको। उसका स्टैटिक पोर्शन भी करा रही हूँ, उसके पीछे की चीजें भी बता रही हूँ, पूरा बैकग्राउंड भी कवर करा रही हूँ। तो आपको सारी ही बातें दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, तीसरा प्रहार। ऐसे ही एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन आहट करके, AAHT, जिसकी फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी के खिलाफ कार्यवाही हमारी आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल जो है, उसके द्वारा किया गया है। बच्चों को बचाने के लिए, बेसिकली जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि रेलवे से बहुत लंबे लंबे सफर को किया जाता है, बहुत सी बच्चियों को इधर से उधर उनकी तस्करी करी जाती है। तो बहुत ही ज्यादा प्रयास करके निगरानी के जरिए तस्करों, जितने भी तस्करी इस तरीके से करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जिसमें से बहुत से बच्चे थे, 874 बच्चे थे, 50 लड़कियां थी, 824 लड़के थे, उसके अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये इस तरीके से किया गया है बाय आरपीएफ। ये आप देख सकते हो, ये ऑपरेशन का एक लोगो लगाया गया था, आरपीएफ द्वारा किया गया है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन तस्करी को बचाने के लिए। वैसे हमारे संविधान में भी ह्यूमन तस्करी को बैन कर दिया गया है, मानव तस्करी को। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जो बंधुआ मजदूरी होती है,
ठीक है, मतलब बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर, उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। पर फिर भी हमारे देश में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसको बैन करने के लिए ही ये स्टेप यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये सारा। इससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज ये सिंपल सा एक फैक्ट ही था जो आपको लर्न करना है, तो उसको आपको इस हिसाब से याद रखना है। क्लियर हुआ? तो आपने देख रहे हो कितने सारे ऑपरेशन पढ़ लिया अभी अभी। आपने पहले पढ़ा मेरे साथ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट? नक्सलवादी को खत्म करने के लिए, लेकिन किया किसने है ये भी याद रखना जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं कि बस किसने किसके लिए किया उतना याद रख के छोड़ दिया, नहीं, किसके लिए किया गया, किसने किया है, दोनों बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है। ठीक है भाई। तो उसके बाद अगला आपने तीसरा प्रहार पढ़ा, दूसरा ऑपरेशन, और तीसरा तीसरा आपने पढ़ा ऑपरेशन आहट। तो इस हफ्ते में तीन ऐसे बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं जो हमें याद करने की जरूरत है। अगला आता है वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये एक ब्राजील की महिला है जिनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो है इस बार का दिया गया है। ठीक है, आप नाम देख सकते हो, मैरिएंगला हंगरिया, ब्राजील से बिलोंग करती हैं ये फीमेल। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पहले तो पूछ लूं इससे जुड़ा हुआ, आपको दिमाग लगाना है, नहीं भी आता कोई बात नहीं, दिमाग लगा के इसका आंसर आप कर सकते हो। कि वर्ल्ड फूड प्राइज है तो ऑब्वियस ही बात है ये कोई बहुत बड़ा ही अवार्ड होगा, फूड और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो ये किसके लिए बेहतरी करेगा? ऑब्वियस ही बात है ये हमारे पूरे वर्ल्ड में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के सुधार करने में ही जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्राइज इसके लिए किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 1986 में शुरू हुआ था, $5 लाख का प्राइज मिलता है। नॉर्मन बोरलंग द्वारा शुरू किया गया था। नॉर्मन बोरलंग वही हैं जो हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं वर्ल्ड में। यूएसए से बिलोंग करते थे, जो खुद नोबेल पीस प्राइज ले चुके हैं, शांति पुरस्कार नोबेल में ये भी ले चुके हैं। तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इसको स्टार्ट करती है, जो कि हमें खाने की और वैश्विक जो खाने की चीजें होती है उनके बारे में हमको कुछ ना कुछ जानकारी देती रहती है। ऐसी चीजें जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है ये वो हमें प्रदान करती है। तो उसके लिए किसी व्यक्ति ने अगर कुछ बढ़िया काम किया है तो उसको काम ये चीज दी जाती है। तो नोबेल फूड प्राइज इसके लिए रहता है। समझ में आई भाई बात यहाँ पर? चलिए, अगला और लास्ट आर्टिकल है हमारा गोल्डन डोम के ऊपर। गोल्डन डोम यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया, आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से है ये गोल्डन डोम। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, यूएसए ने किया है। इसराइल का जो आयरन डोम है, मेरे हिसाब से बहुत बच्चे जानते होंगे कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। हालांकि हमारा भी करता है, मैं आप ये नहीं बोलूंगी अभी कि हमारा नहीं करता। जब से अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट देखे, हमने भी बहुत सारी चीजें जो है ऐसी करी है कि आप भी बहुत चक्के रह जाओ कि भारत के पास कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई। हमें भी पता चला इन चीजों के बारे में। तो जैसे इसराइल का आयरन डोम है, वो इसराइल का मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया। तो उसके आयरन डोम में ना ये चीज बहुत आसानी से पता चल जाती है कि भाई किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब 90% उसकी जो चीजें होती है ना वो सब सही रहता है। उनके पास बहुत सारे ऐसे आयरन डोम है, केवल एक नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे आयरन डोम है। तो उसी प्रकार से ये आयरन डोम जो है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? हम यूएसए द्वारा भी बनाए गए। गोल्डन डोम उनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखो। जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो भी एरियल थ्रेट होते हैं, मतलब हवा हवा में ही कोई मिसाइलें छोड़ी जाती है दूसरे देश द्वारा, तो उसको यहाँ पर वही खत्म करने की ताकत रखती है। वो इंटरसेप्टर उसमें लगाए जाएंगे। उसमें जितनी भी ऐसी जो, जैसे आपको पता है कि मिसाइलें कौन सी होती है, हाइपरसोनिक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, या ड्रोन्स फेंके जाते हैं दूसरी कंट्री द्वारा। तो उनको हवा हवा में ही मारने की जो क्षमता है वो गोल्डन डोम रखता है। चाहे दूसरी कंट्री में कहीं भी, किस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ भी ऐसा हुआ हो, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट भी आ रखी हो ना, तब भी ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आयरन डोम और गोल्डन डोम की मैं बात करूं, ठीक है, गोल्डन डोम कौन है? यूएसए का। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। अगर गोल्डन डोम की बात करूं और आयरन डोम की बात करूं, तो दोनों में फर्क ये है, मतलब गोल्डन डोम जो है वो हवा की, साथ ही साथ लैंड सी स्पेस तीनों के लिए देखता है, जबकि आयरन डोम जो होता है वो शॉर्ट रेंज है, रिडार का देख सकता है, सैटेलाइट्स का नहीं देख सकता। ठीक है, यूएसए, चाइना, फ्रांस, जापान, रशिया, यूके सब ने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। ठीक है भाई, इसका एक सिस्टम मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर एक मिसाइल एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है मिसाइल यहाँ से छोड़ी गई, ये वाली कंट्री ने मान लो मिसाइल यहाँ पे छोड़ी, ये इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर, उसने सिग्नल पहुंचाया और ये वाली जो जो भी यहाँ पर रडार लगी उसने डिटेक्ट करा और उसको आने वाली मिसाइल को वहीं पर ही तबाह कर दिया। तो ये है इसका गोल्डन डोम का अमेरिका का
जो पूरा एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना के तैयार किया, हालांकि बहुत अच्छी डिफेंस सिस्टम ये तैयार कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेस बेस्ड ही सेंसर है, इंटरसेप्टर है, मिसाइल थ्रेड बहुत जल्दी ये जानकारी लेके कर सकता है। वैसे यूएसए के पास ये वाला नहीं, केवल बहुत सारे और भी बढ़िया बढ़िया कुछ डिफेंस सिस्टम्स है जो वो तैयार कर रखे हैं इसके इस सब के लिए, और भी हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। और ये पूरे के पूरे यूएसए में किया जाएगा, बहुत बड़ी कंट्री है यूएसए, इंडिया से भी बड़ी कंट्री है, जबकि इसराइल सिर्फ बहुत छोटे छोटे एरियाज में कर रहा है। और यूएसए का जो ये गोल्डन डोम है, ये किसी भी टाइप की मिसाइल हो, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक या क्रूज, तीन प्रकार की मिसाइल्स आपने सुनी होंगी। जबकि जो इसराइल का आयरन डोम है, वो छोटे छोटे रॉकेट्स, आर्टिलरी, शेल्स, सिर्फ उनको देख सकता है। ठीक है। और इसके अंदर गोल्डन डोम है, उसके अंदर स्पेस बेस्ड सेंसर्स यूज किए गए हैं, एडवांस्ड सेंसर्स है, जो कि जल्दी ही दूर से ही उसको जो है वो जानकारी दे सकता है, रियल टाइम रिस्पॉन्स करेगा, केवल उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा। और मतलब ये आप कह सकते हो कि इसराइल के डोम से ज्यादा बेहतर रूप में हमें सामने नजर आएगा। समझ में आई? तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट आर्टिकल्स। काफी सारे आर्टिकल्स आपने आज मेरे साथ पढ़ लिए। ठीक है, आपने ऑपरेशन पढ़ लिए, आपने पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ा। अच्छा, उसका आंसर रह गया ना बताना, मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ उस क्वेश्चन का जो अभी मैं बता रही थी। हाँ, ये वाला देखो, इस वाले का क्या आंसर लगाओगे इसका, एक बार इसको रीड करो, मैंने छोड़ रखा था सामने, तो क्या आंसर लगाओगे? बी ऑप्शन रहेगा ना, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज भी है। स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी से सबको मार गिराने की क्षमता रखता है, तो यहाँ भी पढ़ सकते हो। स्पेस बेस्ड सेंसर, इंटरसेप्टर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज के लिए कर रहे हैं। $175 बिलियन का गोल्डन डोम बनाया जा रहा है, इसराइल के गोल्डन आयरन डोम से इंस्पायर होकर के। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है ये। और ये सारी काफी सारी नई नई चीजें बढ़िया बढ़िया हैं, मुझे आपको बतानी थी ताकि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर सकूं किसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो फैक्ट्स आपको इस तरीके से याद रखने होंगे। तो आई होप आप लोगों को सारे फैक्ट और सारी डिटेल्स यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, राइट? काफी सारे नए आर्टिकल्स हैं, लर्न हो जाएंगे ना धीरे धीरे करके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके लर्न करना। जो मैंने पॉलिटी के आपको आर्टिकल्स लर्न कराए, इन आर्टिकल्स को याद करना मत भूलना, क्योंकि इन आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड लेट मी टेल यू, पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में आपको कुछ नहीं और सिर्फ आर्टिकल्स ही अच्छे से जो न्यूज में चल रहे हैं उनको लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर पॉलिटी के करंट अफेयर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स ये तो चलो चलते ही रहते हैं। एक चीज और, जैसे आप ये वाले जो है 4 वीक्स के मेरे वीकली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करोगे, जैसे ही आप ये वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करोगे, मेरी एक और वीडियो आएगी जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, मैं प्लेसेस इन न्यूज की भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करती करवाती हूँ, मतलब हमारी टीम जो है वो बनाती है, आपने देखा ही होगा। बहुत से बच्चों ने हो सकता है इसके बारे में पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा तो अब जाके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब जाके देख लेना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरा का पूरा इसमें एक बार तसल्ली से बैठ करके सारे करंट अफेयर्स कर लो, क्योंकि करंट अफेयर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना करंट अफेयर्स के कोई पेपर निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, सो आप सभी लोग जितना क्लास में कराया उसके साथ साथ जितना मैं ये सब बता रही हूँ ये भी कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा सारा, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।